नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं समझ नहीं पा रहा कि सरकार को हो क्या गया है जो अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती कराने पर तुली हुई है। पाकिस्तान के साथ झड़प हुई, हम जीते हम हारे। हम दावा कर सकते हैं कि हम जीते, हमारी सेना ने बहुत बहादुरी से पराक्रम दिखाया। लेकिन जब झूठ बोलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो खुलासे होते हैं तब पूरे देश की बेइज्जती होती है। आपको याद होगा कि मीडिया से, विदेशी मीडिया से सरकार बात नहीं कर रही थी। CNN और BBC जैसे एजेंसियां अलग अलग छाप रही थी। यहाँ पे द टेलीग्राफ ने छाप दिया था कि राफेल गिरे हैं। अगर सरकार बता देती जो अब राफेल बनाने वाली कंपनी ने बताया है तो इतनी फजीयत नहीं होती। आखिर किसने अनिल अंबानी की जो कंपनी दिवालिया हो गई थी उसको राफेल के सौदे में डाला? आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों सरकार ने नहीं बताया कि कितने रेट पर राफेल खरीदे गए? और अब हो क्या रहा है? अलग अलग जगह पे एक्स, ट्विटर जो है वो एक्स जो हो गया, वो कह रहा है कि हमसे 2-2.5 हजार अकाउंट ब्लॉक करने को भारत सरकार ने कहा। पता नहीं क्या मामला हो रहा है। उधर बिहार में चुनाव आयोग ने साहब की वो फजीयत कराई है। राहुल और तेजस्वी क्या कमाल करेंगे, पता चल जाएगा। इन तमाम मुद्दों पर मैंने अभय दुबे जी से बातचीत की है, बहुत तार्किक बातचीत है। सीधे लेके चलता हूं अभय दुबे जी के पास। बताइएगा चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करके कैसी लगी बातचीत। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मुझको लगता है कि पाकिस्तान से जो झड़प हुई है उसके बाद हम लोग अपनी एक-एक गलती के कारण दुनिया भर में हँसी का पात्र बनते जा रहे हैं। आप सोचिए कि उस दौर में हम लोगों ने मीडिया से बात करना, हम लोग मतलब सरकार ने मीडिया से बात करना मना कर बंद कर दिया था, कोई बात नहीं कर रहा था। BBC और CNN जैसे चैनल चला रहे थे कि भारत के कुछ जहाज गिर गए हैं, राफेल गिर गए हैं। टेलीग्राफ ने छाप दिया राफेल गिर गए हैं। लेकिन भक्त लोग कह रहे थे, जो ऐसी बात कर रहा था, कह रहे थे ये तो सरकार की देशभक्ति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, सेना की देशभक्ति पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। सरकार ना हाँ कह रही थी, ना कह रही थी, मतलब कुछ बता ही नहीं रही थी। पूरा देश बड़े अनिश्चय और भ्रम की स्थिति में था। लेकिन अब राफेल बनाने वाली जो कंपनी है डिसाल्ट, उसके उसके सीईओ ने कहा कि एक राफेल गिरा, लेकिन वो चाइना पाकिस्तान का उसमें कोई हाथ नहीं था, टेक्निकल प्रॉब्लम थी। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो ये और गंभीर बात है, क्योंकि राफेल जब खरीदे गए थे तो ये सवाल उठा था कि राफेल बहुत ज्यादा कीमत पर खरीदे गए हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था ये रक्षा सौदा है, इस पे हम बात नहीं कर सकते। बल्कि एक पत्रकार ने जब राफेल के मामले में छाप दिया था तो सरकार ने पूछा तुम्हें जानकारियां कहां से मिली, कानूनी कार्रवाई करने की बात हुई थी। तब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि पत्रकार से पूछा नहीं जा सकता कि उसे जानकारी कहां से मिली। अनिल अंबानी जिनकी दिवालिया कंपनी थी उसको राफेल में बीच में डाला गया, उस पर विवाद हुए। और राफेल का जिन ऐसे दौर में जब मोदी जी कमजोर हो रहे हैं, नितिन गडकरी कह रहे हैं कि हमारी नीतियां ऐसी रही हैं कि गरीब और गरीब, अमीर और अमीर होता जा रहा है, 75 साल का मुद्दा सामने आ रहा है। ऐसे मौके पर राफेल के सीईओ की ये स्वीकारोक्ति थी कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा राफेल गिरा। आप क्या मानते हैं, अगर ये बात सरकार शुरू में कह देती तो क्या इतनी फजीयत होती? सरकार छुपाना क्या चाह रही है और किससे छुपाना चाह रही है अभय जी? संजय जी, मैं तो ये सोच के परेशान हूं कि मैं किसकी बात को सही मानूं। भाई, दसों एविएशन जो फ्रांस की कंपनी है, जो राफेल की निर्माता है, वो कह रही है कि रक्षा चीन और पाकिस्तान की किसी हवाई रक्षा प्रणाली की वजह से राफेल नहीं गिरा, बल्कि वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चला गया था, पहाड़, उसकी वजह से वो गिर गया। अच्छा, वो ये कह रही है। भारत के सीडीएस, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या कह रहे हैं? हम लोग इसकी 4 PM पे चर्चा कर चुके हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कहना यह था कि सेना ने, जब विमान गिरे तो सेना ने अपनी गलतियों को समझ लिया और उन गलतियों को समझ के उन्हें सुधारा। उनको सुधारने के बाद फिर जब उन्होंने विमानों का इस्तेमाल किया तो वो बहुत अच्छा नतीजा निकला उसका। वो ये कह रहे हैं कि सेना की गलती से गिरे थे विमान। अच्छा, हमारे जो इंडोनेशिया में जो डिफेंस अटैची है कैप्टन शिव कुमार, कैप्टन शिव कुमार कह रहे हैं कि सरकार ने दरअसल, उनके उनके बयान का तात्पर्य यह है कि सरकार ने एक तरह से सेना को खुली छूट नहीं दी थी। सेना अपनी कार्रवाइयों को केवल आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले तक ही सीमित रखने के लिए मजबूर थी, क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजन इस प्रकार का लिया गया था कि वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती सेना वहां पर।
अच्छा, ये जो तरह-तरह की बातें आ रही, उसके बाद में जो अ, हमारे उप सेनाध्यक्ष हैं, जो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा पद है, हो सकता है यही बाद में थल सेना अध्यक्ष बन जाएँ, क्योंकि डिप्टी चीफ तो हैं ही ये आर्मी के। हुँ। वो ये कह रहे हैं कि हमारा तो डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम ही बहुत कमज़ोर है। पाकिस्तान को सब बातें हमारी एक-एक बात पता थी। अच्छा, अब किसकी बात सही मानी जाए? अब मुझे याद आ रहा है कि जो दसों कंपनी है, जब ये सारी दुनिया में इस बात पे चर्चा हुई कि भारत पाकिस्तान के बीच फौजी झड़प में भारत को राफेल का नुकसान हुआ है, तो दसों कंपनी बहुत बेचैन हुई, क्योंकि उससे तो उसकी पूरी प्रतिष्ठा धूल-धूसरित हो गई इस चर्चा से। उसे लगा कि अब उससे विमान कौन खरीदेगा? राफेल भी कोई सस्ता विमान थोड़ी ना है। $250 मिलियन का विमान है राफेल। तो $250 मिलियन का विमान अगर मान लीजिए किसी तरीके से गिर जाता है, एक साधारण झड़प में गिर जाता है, जो कि फुल स्केल वार भी नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि वो पाकिस्तान के हवाई जहाज और राफेल के बीच में डॉग फाइट चल रही हो आसमान में जो विमान लड़ते हैं, उसको डॉग फाइट कहते हैं मतलब हैं। उनके बीच में डॉग फाइट चल रही हो, ऐसा भी नहीं था। तो ऐसी स्थिति में राफेल ने भारत सरकार से कहा कि मुझे लगता है कि आपने विमानों का रखरखाव ठीक से नहीं किया। दूसरी दूसरी आपत्ति राफेल ने भारत सरकार के सामने ये पेश की कि आपने लगता है कि पायलटों को ठीक से ट्रेनिंग भी नहीं दी। अच्छा, अब रखरखाव वाला पूरा काम था अनिल अंबानी की जिम्मे। अगर भारत सरकार ये मान लेती कि रखरखाव नहीं किया, तो अनिल अंबानी के ऊपर उसकी गाज गिरती। अगर ट्रेनिंग ठीक से नहीं दी गई, भारत सरकार ये मान लेती, तो भारत सरकार का जो ट्रेनिंग देने वाला पूरा इंतजाम है, पूरा एक संस्थागत बंदोबस्त है, उसके ऊपर गाज गिरती। तो जब भारत सरकार ने दोनों बातों को मानने से इनकार कर दिया, तो दसों ने कहा कि हम आपके यहाँ एक ऑडिटर भेजेंगे अपना, वो जांच करेगा। भारत सरकार ने कहा हम ऑडिटर को घुसने नहीं देंगे हिंदुस्तान में। वो उसकी दसों की मांग जो है उसने रिजेक्ट कर दी। तो उसके बाद से दसों एक पतली गली ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक हथियार निर्माता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बचा सके। मेरा मानना है कि वो बच जाए प्रतिष्ठा। राफेल विमान में कोई कमी नहीं थी। वो भारत और पाकिस्तान की झड़प के दौरान नहीं, उसके गिरने का कारण भारत और पाकिस्तान की फौजी झड़प नहीं है, बल्कि दूसरा कोई कारण है, वहां पे उस बात को वो भेज रहा है। अब भारत के जो सैनिक अधिकारी हैं, सीडीएस कैप्टन शिव कुमार और हमारे थल सेना उप प्रमुख, वो जो कह रहे हैं वो दसों द्वारा कही गई बात से बिल्कुल अलग है। अब आप बताइए किसकी बात पे यकीन किया जाए? दसों की बात पे यकीन किया जाए या भारत के 3 बड़े सैनिक अधिकारियों की बात पे यकीन किया जाए? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जब तक ऐसे मामले में जबकि एक से ज्यादा नैरेटिव किसी चीज के आ रहे हों, एक दूसरे को काटते बयान आ रहे हों, तो सरकार को एक प्रामाणिक नैरेटिव पेश करना चाहिए। मैं तो अभी से नहीं कह रहा हूं, मैं ऑपरेशन सिंदूर के जमाने से कह रहा हूं कि सरकार को अपना एक प्रामाणिक नैरेटिव पेश करना चाहिए। तीनों सैनिक अधिकारी हैं, बड़े पदों पे बैठे हुए हैं। एक डिफेंस अटैची हैं, एक थल सेना के उप प्रमुख हैं और तीसरे सीडीएस हैं। तीनों सैनिक अधिकारी ऐसे बयान दे रहे हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते। तीनों के बड़े आराम से कोई भी सुनेगा अलग-अलग मतलब निकाल सकता है। भारत सरकार कोई भी प्रामाणिक नैरेटिव अपनी तरफ से पेश, भारत सरकार ऐसा कोई नैरेटिव पेश नहीं कर रही, सुनते ही हमें यकीन हो जाए उसके ऊपर। हमें लगा यही बात बिल्कुल सही है। कितनी अच्छी बात कही है, तर्कपूर्ण है, समझ में आती है, और ये इधर-उधर की जो बातें हो रही हैं और फिर सब लोग वही बात कहें। ऐसा ना हो कि वो नेवी के कैप्टन है शिव कुमार, वो कुछ और कह रहे हैं, सीडीएस कुछ और कह रहे हैं और थल सेना उप प्रमुख कुछ और कह रहे हैं। ये सब जो है इससे बहुत ज्यादा भ्रम फैल रहा है। जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ सोचना समझना जानना जानना चाहते हैं, उनके दिमाग में भी सवाल उठ रहे हैं। उनमें से भाजपा के समर्थकों की संख्या काफी है। तो मुझे लगता है ये करके भारत सरकार अपना नुकसान कर रही है, देश का नुकसान कर रही है, रक्षा मंत्रालय की और फौजों की और वायुसेना की प्रतिष्ठा का क्षय हो रहा है। और कुल मिलाकर मैं ये मानता हूं कि इससे पूरे राष्ट्र की प्रतिष्ठा का इससे क्षय हो रहा है। अभी देखिए, ये सरकार को समझ में नहीं आ रही थी अगर हम ऐसी चीजें छुपाएंगे इस दौर में, संचार क्रांति के इस दौर में कुछ चीजें छुपेंगी नहीं, फैय्यज अपनी फजीयत जरूर ज्यादा हो जाएगी। तो सरकार क्यों छुपा रही थी? आपको क्या लगता है, क्या कारण था इसका?
देखिए इनका 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 हमेशा फार्मूला होता है प्रबंधन करने का। मैं कई बार कह चुका हूँ, मैनेज करते हैं हर चीज को, मतलब। और मैनेज करने का क्या होता है कि वो हमेशा सतही तौर पे किया जाता है। ऊपर से समस्या दिखी, थोड़ा सा प्रबंधन करके किसी तरीके से बच जाओ, इसके नुकसान को न्यूनतम कर दो। इस ये उनका पूरा रहता है। इनके पास कोई दूरगामी दृष्टिकोण नहीं है। किसी किस्म का साहसपूर्ण कदम उठाकर कोई दूरगामी योजना ये लोग नहीं बनाते हैं। तो सारा काम इनका इस तरीके से चलता है। अब यहां पे ये बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। कई मामलों में कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन यहां पे ये बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। और जिस चीज को आप फजीयत कह रहे हैं, वो इनकी मुतवातिर हो रही है। और उस फजीयत का जवाब इनके पास एक ही है, चुप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे। राजनाथ सिंह जी कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे। नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे। अब ये दसों ने जो कहा है, अब सीडीएस को उसमें कुछ बोलना चाहिए ना। सीडीएस को इस पर कुछ बोलना चाहिए। सीडीएस ने विमान के गिरने का एक तर्क दिया था, सारे देश के सामने परोसा था। दसों ने उस तर्क को नहीं माना है। या तो सीडीएस को ये बताना समझाना चाहिए हमें कि क्यों उनकी बात और विमान बनाने वाली कंपनी की बात एक ही है। हमारी समझ में तो एक नहीं है, अलग अलग है। ये बिल्कुल सही बात है। और ये जो ऐसी ऐसी फजीहत हो रही है अलग अलग, उसमें एक पत्रकार हैं गोविंद प्रताप जी, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि एक्स ने कहा है, और ट्वीट दिख भी रहा है, उनका लगा है उन्होंने। एक्स ने कहा है कि हमारे राइटर्स का अकाउंट भारत सरकार के कहने पर ब्लॉक किया गया था। हमें 2355 अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश मिला था, जिसमें राइटर्स का नाम शामिल था। हालांकि मोदी सरकार ने इस मामले में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है। ऐसे में सवाल है कि क्या एक्स झूठ बोल रहा है? क्या रहा है ये देश में? ये अंतर्राष्ट्रीय फजीयत क्यों हो रही है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार ये एक बहुमुखी समस्या है। हर जगह इस तरह की दिक्कतें लगातार सामने आ रही हैं। और सरकार के पास कोई भी जिसे कंसिस्टेंट पॉलिसी बोलते हैं, हर चीज के बारे में एक डॉक्ट्रिन होती है, उस पॉलिसी के हिसाब से लोग काम करते हैं, वो सब नहीं चल रहा है। इधर उधर की एक दो लोग हैं भाजपा के, उसमें निशिकांत दुबे हैं, उस सनसनीखेज किस्म की बातें करते रहते हैं। प्रामाणिक बातें जिन लोगों को करनी चाहिए, वो उनके मुंह में दही जमाए बैठे हुए हैं, वो कोई बात बोल नहीं रहे हैं। सब तरफ ऐसा ही हो रहा है पूरा का पूरा। तो इस वक्त सरकार की नीति बहुत गड़बड़ है। और अभी जब हम ट्रंप के प्रकरण के बारे में बात करेंगे, तब मैं इस चीज को और प्रामाणिक रूप से कहूंगा कि बताऊंगा कि सरकार की नीति में क्या समस्या है। लीजिए, ट्रम्प साहब ने कह दिया कि 9 जुलाई से जो वो लगाने वाले थे नियम कायदे, वो 1 अगस्त तक उन्होंने बढ़ा दिए हैं। अगस्त की तारीख तक पहुंच गए हैं वो। तो ये ट्रम्प साहब भी कम तमाशा नहीं कर रहे, कभी कहते हैं कभी नहीं कहते हैं। उन्होंने कहा कि अब हम जो टैक्स की समीक्षा अगस्त में करेंगे। देखिए संजय जी, ट्रंप जो कर रहे हैं वो हमें कितना भी चित्र विचित्र लगे, लेकिन इसको अंग्रेजी में टेक्टिकल मैन्यूवरिंग बोलते हैं, जिसमें आदमी एक कदम आगे बढ़ता है, फिर 2 कदम पीछे हटता है, फिर दाएं चलता है, फिर बाएं चलता है, कभी घोड़े की चाल चलता है, कभी हाथी की चाल चलता है। ये टेक्टिकल मैन्यूवरिंग ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप का पूरा मकसद यह है कि किसी भी तरीके से अमेरिका के साथ व्यापार विवाद में उलझे हुए देशों के बीच में एकता न हो पाए। इसीलिए वो ब्रिक्स के ऊपर बहुत नाराज हैं। भाई ब्रिक्स क्या है? वो 10 देशों की एकता है ब्रिक्स। तो वो कह रहे हैं कि इस प्रकार के एकता जो है, ये सारी एकता ही दरअसल एंटी अमेरिकन है। कोई भी देश अगर आपस में जुड़ेगा, तो वो उन्होंने साफ कह दिया, हम इस एकता को एंटी अमेरिकन मानते हैं। क्योंकि उन्हें बहुत इस बात का डर है कि कहीं ब्रिक्स के देश इस निर्णय पर ना पहुंच जाएं कि वो डॉलर में विदेश व्यापार नहीं करेंगे। अगर ब्रिक्स के 10 देशों ने इस निर्णय पर पहुंच गए कि डॉलर में विदेश व्यापार नहीं करेंगे, तो पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था में डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी बहुत बड़े पैमाने पर। ये अमेरिका के वर्चस्व पर बहुत बड़ा कुठाराघात होगा, और उसमें चीन की बल्ले बल्ले हो जाएगी, रूस की बल्ले बल्ले हो जाएगी उसमें। तो यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, वो पूरा अमेरिका का गेम खेल रहे हैं ब्रिक्स के अंदर। प्रधानमंत्री ब्राजील की और ब्रिक्स के दूसरे सदस्यों के इस आग्रह को किसी तरीके से नकार रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। तो ये तो पूरा इस तरीके से मामला चल रहा है। अब दूसरी एक और बड़ी दिक्कत जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, और मेरे ख्याल से 4 PM के दर्शकों का
को मैं विशेष रूप से उनसे अपील करूंगा कि वो इस बात के ऊपर सोचें। इस वक्त भारतीय लोकतंत्र के 4 प्रमुख आयाम जो हैं वो ट्रंप नामक चट्टान के नीचे दबे हुए हैं। एक है भारत की ऊर्जा नीति, दूसरी है भारत की अर्थनीति, तीसरी है भारत की विदेश नीति और चौथी है भारत की रक्षा नीति। ट्रंप नामक चट्टान के नीचे ये चारों दबे हुए हैं और अगर इनको जल्दबाजी में खींच के निकाला गया तो चोटिल हो जाएंगे, घायल हो जाएंगी। ये तीनों नीतियां हमारी घायल हो जाएंगी। जो ऊर्जा नीति क्यों दबी हुई है? ट्रंप का कहना यह है कि जो भी आपको गैस और तेल खरीदना है हमसे खरीदो, अगर महंगा हम देंगे तो महंगा लो। इससे पहले रूस से भारत जब जो गैस और तेल खरीद रहा था तो रूस ने भारत को मौका दिया था कि वो डॉलरों में पेमेंट करने की बजाय रुपयों में पेमेंट कर दे उनको, तो उससे भारत को फायदा हुआ, भारत ने रुपयों को पेमेंट कर दिया। ईरान अमेरिका के दबाव के कारण उसने ईरान से लेना है, उसने भारत से, ईरान से और सस्ता तेल मिल रहा था लेकिन भारत उससे तेल ले नहीं रहा है। तो एक तो पूरी ऊर्जा नीति भारत की जो है वो ट्रंप के पत्थर के नीचे दबी हुई है। अब आइए अब रक्षा नीति की स्थिति यह है कि बहुत बड़े पैमाने पर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिका से हथियारों का आयात करे। आपको जानना चाहिए कि भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, बिगेस्ट इंपोर्टर। दुनिया का कोई देश इतने हथियारों का आयात नहीं करता इतना भारत आयात करता है। डिफेंस सामग्री का, रक्षा सामग्री का सबसे बड़ा इंपोर्ट अमेरिका चाहता है कि हमसे करो आयात। और सबसे बड़ी बात है कि F-35 नाम का विमान जो है, ये राफेल सुखोई ये सब छोड़ो, F-35 लो। F-35 राफेल से भी ज्यादा महंगा है। स्थिति यह है कि राफेल में तो वो एक सीक्रेट कोड होता है, टेक्नोलॉजी का कोड होता है, वो आज तक भारत सरकार वहां से 10 कंपनी से ले नहीं पाई। वो मांगती है, 10 कंपनी देती नहीं उसको। और अमेरिका ने पहले ही कह दिया है कि आप F-35 हमसे लेंगे तो हम कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे उसमें, और आप F-35 को कस्टम बिल्ट भी नहीं कर सकते, अपनी जरूरतों के मुताबिक उसके अंदर कोई तरमीम भी नहीं कर सकते। ये भी सब कह दिया गया है उसको। तो वहां पर ये बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। ये इनकी रक्षा नीति की समस्या है। विदेश नीति की समस्या यह है कि नेतन्याहू ने उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया है और जनरल फील्ड मार्शल मुनीर ने नॉमिनेट कर दिया है। अब वो कहेंगे ट्रंप मोदी जी से कि आप भी नॉमिनेट कीजिए, तो क्या मोदी जी नॉमिनेट करेंगे? यही फंस मामला। अच्छा, मोदी जी अगर नॉमिनेट करेंगे तो फिर हम लोग जो रोज कह रहे हैं कि मोदी जी ट्रंप के पिट्ठू हैं, साबित हो जाएगा। और अगर नहीं उन्होंने नॉमिनेट किया तो ट्रंप दूध से मक्खी की तरह मोदी जी को निकाल के फेंक देंगे। और नॉमिनेट किया तो इसका मतलब ये कि युद्ध उन्होंने रुकवाया। Modi was my friend, but right now he is not. I love Pakistan. वो फिर तुरंत वो उधर बोलेंगे, मुनीर इज ए गुड फेलो, इस तरह की बात वो बोलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अंतरराष्ट्रीय और अर्थव्यवस्था की स्थिति यह है कि ये जो भारत और अमेरिका के बीच में जो 9 तारीख से पहले जो एक वो होना था, एक व्यापार संधि होनी थी, उस व्यापार संधि में ट्रंप का दबाव यह है कि भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को भारत में अमेरिका से आयात करने को प्राथमिकता दे। अगर उसने ऐसा किया तो भारत की 65% आबादी अमेरिका के रहमो करम के ऊपर होगी पूरी तरीके से। अब सवाल यह है कि भारत इस पेच में फंस गया है, ट्रंप नामक पेच में भारत फंस गया है। मोदी कभी भी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ट्रंप अगर चुनाव जीत जाएगा तो वो भारत को इस दुर्गति में फंसा देगा। तो ये बहुत बुरी स्थिति है। ये 4 बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो है भारतीय लोकतंत्र के और भारतीय राज्य के, ये ट्रंप नामक चट्टान के नीचे दबे हुए हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब है। और भारत की राजनीति की बात करें तो एक राज्य है बिहार, जहाँ पे चुनाव आयोग ने पूरी सरकार को फंसा दिया है। चुनाव आयोग को लग रहा था हम अपने मनमानी से 2-2.5 करोड़ वोट काट लेंगे और जैसे विपक्ष
चिल्लाता रहता था, चिल्लाता रहेगा, हम क्या करेंगे? चुनाव करा देंगे, कह देंगे ये लोग हार गए इसलिए चिल्ला रहे हैं। लेकिन इस बार विपक्ष समझ गया कि अगर ऐसे ही हर बार वोटर लिस्ट में खेल होगा, तो हम तो मैदान में बाहर होंगे, तो वैसे ही है कि कोई पीछे हाथ बाँध दो, कहे आप बॉक्सिंग करो। तो इस बार राहुल और तेजस्वी आज बिहार में बड़ा हंगामा करने जा ही रहे हैं। उससे पहले नीतीश बाबू ने कहा 35% आरक्षण महिलाओं को, एक नई चाल हो गई है ये हर राज्य के चुनाव जीतने में कि महिलाओं को आरक्षण दे दो। लेकिन आप मानेंगे कि ये चुनाव आयोग के जो खेल है उसने बिहार में एक बहुत नकारात्मक प्रभाव डाल दिया कि लोगों को ये लगने लगा कि ये चुनाव हार रहे थे, इसीलिए ये बेईमानी करने जा रहे हैं। चुनाव से 2-3 महीने पहले इस तरह की इमेज बन जाना चुनाव पे बड़ा असर डालती है। तो नीतीश बाबू का ये 35% महिला आरक्षण और राहुल तेजस्वी का ये आज का आंदोलन, और अखिलेश यादव ने कहा कि देख लेना अगर सरकार बन भी जाती गलती से, तो ये नीतीश को सीएम नहीं बनाएंगे, हम तो नीतीश को पीएम बनाना चाहते थे। ये और एक ट्रम्प कार्ड अखिलेश यादव ने चल दिया। पूरी बिहार की राजनीति को लेकर आपको क्या लगता है? देखिए, पार्टियों के बीच सबसे अच्छी एकता तब होती है जब वो संघर्ष में उतरती हैं, इसको संग्रामी एकता बोलते हैं। ये सब किसी भी अगर कोई गठजोड़ है, वैसे गठजोड़ कमरे में बैठ के बातें करता रहे कि हम समर्थन करते हैं और सीटों का तालमेल कर लें, उससे एकता नहीं होती, उसमें मतभेद रहते हैं, उसमें एकता जो होती है वो कमजोर होती है, फर्जी किस्म की एकता होती है। जब किसी मुद्दे पर पार्टियां संघर्ष में उतरती हैं एक साथ, तो उनके बीच में जबरदस्त एकता होती है, उनकी जो कार्यकर्ता पंक्तियां होती हैं वो एक दूसरे के साथ मिलती, वो जेल होती है, जेलिंग करना बोलते हैं ना अंग्रेजी में, वो स्थिति बन जाती है। तो इस वक्त इस चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया है, इसका विपक्ष को एक सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ है कि जो इंडिया गठबंधन है उसके घटक दलों के बीच में एक संग्रामी एकता हो गई है। अब उनके लिए मतभेद जो हैं वो उन्होंने भुला दिए हैं अपने आपस में, और वो मिलजुल कर अदालत से लेकर सड़कों तक खम ठोक कर मैदान में उतर आए। राहुल गांधी, तेजस्वी, सीपीआई एमएल, सब लोग जो है वो सब मिलके आ गए। तो ये, और उधर एनडीए में क्या हो रहा है? एनडीए में मतभेद है, भ्रम फैला हुआ है। उसमें जो इस वक्त जिस पार्टी का मुख्यमंत्री है, उस पार्टी को ही नहीं पता है कि अगला मुख्यमंत्री उसका बनेगा या नहीं बनेगा। तो जो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये मुद्दा खुल गया है, तो सब लोगों ने सब लोगों ने अपने अपने दांव लगाने शुरू कर दिए हैं। उसमें चिराग पासवान सबसे आगे हैं। तो मुझे तो लगता ही है कि इस वक्त जो एनडीए है वो मतभेदों का शिकार है, भ्रम का शिकार है, और इंडिया गठबंधन है उसके बीच में चुनाव आयोग के इस कदम के खिलाफ एक संग्रामी एकता दिखाई पड़ रही है। ये जो नजारा है ये बिहार के चुनाव को बहुत गहराई से प्रभावित करेगा, मेरा मानना ये है। अच्छा अभी जी 10 तारीख को चुनाव आयोग में तारीख है। आपको क्या लगता है कि 10 तारीख को अगर चुनाव आयोग को निर्देश दे दिए गए, चुनाव आयोग में नहीं सुप्रीम कोर्ट में डेट है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये चुनाव आयोग को निर्देश दे दिए कि इस तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपको राइट ही नहीं है किसी का इस तरह नागरिकता के प्रमाण पत्र मांगने का कि आप नागरिक हो या नहीं हो। तो बताइए, एक जगह मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, ये मांगे गए थे कि आप अपने माता पिता का प्रमाण पत्र लेकर आइए। मेरे माता-पिता का प्रमाण पत्र मैं नहीं ला सकता कि कहाँ जन्म स्थान हुआ होगा उनका। किसी का नहीं ला सकते कोई आदमी कि माता-पिता कहाँ पैदा हुए। तो मतलब ये न्यूसेंस जो चीज़ लाई गई थी, क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये आदेश दे दिया ये सब नहीं चलेगा भई, बिल्कुल इस तरह नहीं चलेगा, तो चुनाव आयोग के लिए ये बड़ा झटका होगा, या फिर पूरी-पूरी इस एनडीए के लिए झटका होगा कि मार्केट में जनता के बीच में चला गया कि भाई लोग घबरा रहे थे इसलिए इन्होंने ये खेल कर दिया। चुनाव अब उनको चुनाव वोटर लिस्ट में अब कुछ हेर-फेर करने की संभावना बहुत कम बचेगी, क्योंकि विपक्ष अब पूरी तरह से सड़कों पे आ गया है, ये उम्मीद नहीं थी। क्या लगता है कि इस 10 तारीख के फैसले का जो भी परिणाम होगा वो बिहार के चुनाव पे कितना प्रभाव डालेगा? देखिए, मैं थोड़ा-सा सलाह ये दूँगा कि थोड़ा इसमें सावधानी बरती जाए हम लोगों की तरफ से। क्योंकि अगर हम अपने सारे अंडे सुप्रीम कोर्ट की टोकरी में रख देंगे, हुँ, तो ये भी हो सकता है कि टोकरी गिर जाए और सारे अंडे फूट जाएँ। मतलब हम सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे ही क्यों रखें इस बात को? क्योंकि हमें नहीं पता सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा। सुप्रीम कोर्ट एक अजीब-ओ-गरीब कोई फैसला भी दे सकता है। आपको ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश के जिस बंदे ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में उल्टी-सीधी बातें कही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसने तो जाँच टीम बना दी थी उसमें। जाँच टीम की ज़रूरत, जब वो खुद ही बंदा स्वीकार कर रहा था कि हमने गलती की है और हम माफ़ी माँगते हैं, तो उसकी क्या जाँच होनी थी और उसकी?
एक जांच टीम बना के उन्होंने उसको एक तरह से देखा जाए तो कानूनी कार्रवाई के दायरे से बाहर निकाल दिया। तो पता नहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला है। मैं बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की टोकरी में अपने सारे अंडे रखने को तैयार नहीं हूं। मैं ये मानता हूं कि इस सवाल के ऊपर विपक्ष को लंबे अरसे तक संघर्ष करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, बहुत अच्छी बात है, उसका स्वागत है, उसका फायदा होगा विपक्ष को, कांग्रेस को, भाजपा को नुकसान होगा और चुनाव आयोग को झटका लगेगा। लेकिन अगर नहीं मिलती है राहत, तब भी विपक्ष को संघर्ष करने के लिए तैयार रहना चाहिए, उसकी योजना सही होनी चाहिए और उन्हें डटकर लंबे अरसे तक सड़कों पर उतरना होगा, लड़ाइयां करनी होंगी और जनता तक ये बात पहुंचानी होगी कि आपके वोट कटने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बात वहाँ तक पहुँचानी होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने हमें इतना समय दिया, थैंक यू। तो ये था अभय दुबे, पूरी बातचीत आपने सुनी। आपको यकीन होगा कि एक-एक बात, एक-एक तर्क बिल्कुल महत्वपूर्ण था। आपको क्या लगता है कि आखिर किन-किन चीज़ों पर सरकार गलती कर रही है? बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया, थैंक यू।